हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। देखो आज हमने एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो आज 16 क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1/x इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट I be equal to the given integral 1/x into x raised to power n plus 1। ठीक है, dx। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1 इंटू डी एक्स तो dx ही बन जाता है, तो इसलिए इसको हम dx अपॉन x इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल में इसमें करना क्या है, देखो हमें ऐसा करना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर x रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक, ये बाहर है हमारे पास x, तो इस इंटीग्रल में हम क्या करते हैं कि x की पावर जो भी ब्रैकेट के अंदर है x रेज टू पावर n, इससे एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब हमें इस इंटीग्रल को क्या करना है, x रेज टू पावर n माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो फिर क्या बन जाएगा, ये नीचे x इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। तो देखो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि ये जो x रेज टू पावर n है ना, इसके ऊपर जितनी पावर है जो कि यहाँ पर n है, ठीक है, इससे x की एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाइप ऑफ इंटीग्रल में। ठीक है, तो देखो वही हमने किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x रेज टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखो ये इसके इक्वल बन गया फिर x रेज टू पावर n माइनस 1 dx अपॉन, अब देखो ये यहाँ पर ये आ गया x इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, x इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स के लॉज हमें पता है, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x रेज टू पावर 1 प्लस n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, तो ये a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n होता है। तो ये 1 प्लस n माइनस 1, जिसमें कि 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये x रेज टू पावर n हो गया। दैट मीन्स ये x इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। जब भी हमें इंटीग्रल इस फॉर्म में गिवन हो ना, 1 अपॉन x इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, अब देखो यहाँ तो हमें n गिवन है, इस n के प्लेस पे कोई रियल नंबर भी गिवन हो सकता है, x रेज टू पावर 2 गिवन हो सकता है, x रेज टू पावर 3 गिवन हो सकता है। ठीक है, तो हमें इसी मेथड से आगे करना है इसको। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम ऐसा करेंगे, लेट x रेज टू पावर n इज इक्वल टू t। ये जो x रेज टू पावर n है, इसको ना t सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में तो x रेज टू पावर n के प्लेस पर t आ जाएगा, दोनों प्लेसेस पे, दोनों जगह, और न्यूमरेटर में है x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू dx, तो उसकी वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x रेज टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt अपॉन n। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू dt। ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, देखो x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू dx के प्लेस पर तो बन जाएगा हमारा 1 अपॉन n इंटू dt, जिसमें कि 1 अपॉन n एक कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन n को हम इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और dt अंदर आ गया, डिवाइडेड बाय ये x रेज टू पावर n के प्लेस पर t आ जाएगा दोनों जगह, तो ये आ जाएगा t इंटू टी प्लस 1। ठीक है,
तो अब देखो ये हमारा बन गया 1/t इंटू टी प्लस वन, जिसमें कि डिनोमिनेटर में वहां पर लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो है 1/t इंटू टी प्लस वन, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। लेट 1/t इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू a/t प्लस b/t प्लस वन। दोनों लीनियर है तो दोनों के ऊपर कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 1/t इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम सेम यही आएगा, t इंटू टी प्लस वन। ठीक है, अब ये t इंटू टी प्लस वन को t से डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो t प्लस वन बचेगा। तो इसका मतलब a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस वन प्लस, और यहाँ ऐसा करेंगे तो b के साथ t आ जाएगा, b इंटू टी। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए फैक्टर्स, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रह गया, a इंटू टी प्लस वन प्लस b इंटू टी इज इक्वल टू वन। तो ये जो क्वांटिटी आई है हमारी a इंटू टी प्लस वन प्लस b, ये वन के इक्वल आ गई। अब देखो अब हमें टर्म्स जो एलिमिनेट करनी होती है, तो ये b इंटू टी की टर्म को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर t को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर हम देखो t को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर a इंटू जीरो प्लस वन प्लस b इंटू जीरो इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से ये आ गया, देखो ये तो जीरो प्लस वन वन हो गया, तो ये a इंटू वन हो गया a प्लस b इंटू जीरो जीरो इज इक्वल टू वन। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई वन के इक्वल। ठीक है, अब b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो b को निकालने के लिए हमें ये जो t प्लस वन है इसको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो t के प्लेस में माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स t के प्लेस में माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू जीरो प्लस b इंटू माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो दिस implies that 0 minus b is equal to 1, तो which means minus b is equal to 1, तो b की वैल्यू आ गई माइनस वन के इक्वल। ठीक है, अब ये जो a और b की वैल्यूज को इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट 1/t इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू 1/t, और b के प्लेस में माइनस वन आ जाएगा तो -1/t प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा वन में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वैल्यूज। तो अब जो इंटीग्रल है हमारा वो किसके इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट ये जो इंटीग्रल i है वो था हमारा 1/n इंटू इंटीग्रल dt अपॉन t इंटू टी प्लस वन के इक्वल, जो कि इस केस में आ जाएगा 1/n। ठीक है, और इस इंटीग्रल के प्लेस पर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस वन dt। ठीक है, हमने क्या किया, ये यहाँ पर ये जो 1/t इंटू टी प्लस वन है उसके प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है 1/t माइनस 1/t प्लस वन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1/n इंटू, देखो 1/t का इंटीग्रेशन बनेगा log t, log ऑफ mod t, माइनस 1/t प्लस वन का बन जाएगा log ऑफ t प्लस वन प्लस c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो देखो ये log p माइनस log q की फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा log mod t अपॉन mod t प्लस वन, जिसको हम mod ऑफ t अपॉन t प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि log p माइनस log q इज इक्वल टू log p अपॉन q होता है प्लस c। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा करेंगे, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर 1/n इंटू log, और t हमने लिया था t एक्स स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, सॉरी t जो है वो x रेज टू पावर n हमने लिया, x रेज टू पावर n के इक्वल,
तो t के प्लेस पे x रेज टू पावर n अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है, मॉड में आ जाएगा प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेट cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं इसका। लेट I be equal to the given integral cos x upon 1 minus sin x into 2 minus sin x और यहाँ dx, ठीक है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन लगता है पॉलिनोमियल के केसेस में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल होना चाहिए, मींस रैशनल फंक्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड दैट शुड बी ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बट ये तो एट प्रेजेंट पॉलिनोमियल के फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे? देखो यहाँ हमें मालूम है कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो sin x को अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, t सब्स्टिट्यूट कर दें, तो cos x dx हमारा dt के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट sin x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट dt अपॉन dx कितना बन जाएगा cos x के इक्वल, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो यहां से dt इज इक्वल टू आ गया cos x dx, ठीक है। तो इसका मतलब cos x dx के प्लेस पे तो dt आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में जहां जहां sin x है वहां t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो करते हैं इसको। दिस इंप्लाइज that integral I is equal to dt upon 1 minus t into 2 minus t, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आ गया हमारा, ये रैशनल फंक्शन की फॉर्म में आ गया, अंदर जो आ गया इंटीग्रल के अंदर 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी की फॉर्म में आ गया। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। लेट 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू, दोनों लीनियर है तो दोनों के ऊपर कांस्टेंट आएंगे, तो a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 करते हैं अभी। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 1 minus t into 2 minus t is equal to, राइट हैंड साइड पे एलसीएम सेम रहेगा, 1 minus t into 2 minus t, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा a into 2 minus t प्लस b into 1 minus t, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 minus t कैंसिल एंड 2 minus t कैंसिल। This implies that a into 2 minus t plus b into 1 minus t is equal to 1, ठीक है। ये हमारा 1 के इक्वल आ गया, ये जो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर है 1 के इक्वल आ गया। तो अब देखो, अब पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे t को 1 करेंगे तो 1 minus 1 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, तो a निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, देखो t को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। जहां जहां t है वहां हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये a इंटू 2 माइनस 1 का मतलब हो गया a इंटू 1 मीन्स a, और प्लस ये b इंटू 1 माइनस 1 का मतलब b इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। a इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अब b की वैल्यू निकालते हैं। b जो है, देखो b की वैल्यू निकालने के लिए t को हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि 2 माइनस 2 यहाँ 0 बन जाता है, तो 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू 0 बन जाएगा प्लस b इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो a इंटू 0 तो 0 हो गया, प्लस और देखो ये b इंटू 1 माइनस 2 का मतलब क्या, b इंटू माइनस 1, तो b इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 1,
1 आएगा, ये काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब बी की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा, तो बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू, ए के प्लेस में 1 कर दो तो 1/1 माइनस टी, और बी के प्लेस में -1 तो -1/2 माइनस टी। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है आई, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी dt, which is equal to, इन दोनों का इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस टी dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/2 माइनस टी dt। So this is equal to log of mod 1 माइनस टी। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है t का कोएफिशिएंट है -1, तो दैट मीन्स ये -1 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, ये बात हमें मालूम है। t का अगर कोएफिशिएंट 1 के अलावा +1 के अलावा कुछ होगा तो उसे डिवाइड कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर माइनस, ये माइनस यहाँ आ गया, 1/2 माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड 2 माइनस टी। देखो यहाँ भी जो t का कोएफिशिएंट है -1 है, तो नीचे -1 से डिवाइड और प्लस c कर दो। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है आई, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो इस ये माइनस है, इस माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो तो बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस टी। और देखो ये माइनस अपॉन माइनस तो प्लस होता है मालूम है, तो प्लस लॉग मॉड 2 माइनस टी प्लस सी। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ 2 माइनस टी माइनस लॉग मॉड 1 माइनस टी प्लस सी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब ये हमारी जो फॉर्म आ गई ना, ये आ गई log p माइनस log q की फॉर्म, जो कि हमें मालूम है कि log p अपॉन q के इक्वल होता है, तो इट इज इक्वल टू log ऑफ मॉड 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया t की टर्म्स में। अब हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t हमने क्या लिया था, sin x के इक्वल, तो इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रल है that will be equal to log of modulus of 2 minus sin x upon 1 minus sin x plus c। ठीक है, तो ये इस इंटीग्रल का आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, इसी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रैशनल फंक्शन में हमें वेरिएबल की टर्म्स पे अगर एक्स स्क्वायर ही नजर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक पर्टिकुलर वे में करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको हम y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब देखो अब हमें करना क्या है इसमें। सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। ठीक है, तो देखो ये ना लीनियर एक्सप्रेशंस बन गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर फैक्टर्स बन गए। ठीक है, लीनियर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। अच्छा, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा कि देखो न्यूमरेटर में जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, मींस उसकी डिग्री 2 है।
नीचे भी क्वाड्रेटिक आएगा सॉल्व करने से, उसकी डिग्री भी 2 है। दैट मींस ये रैशनल एक्सप्रेशन प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, मींस वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। तो पहले वो करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो ऊपर फैक्टर है टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, फिर ये टी इंटू टू 2t, फिर 1 इंटू टी 1t, 2t प्लस 1t हो जाएगा 3t, प्लस 1 इंटू 2 अपॉन ऐसे नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t मीन्स प्लस 7t प्लस 12, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक हो गए दोनों ऊपर नीचे। मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो हम उसको एक शॉर्टर मेथड में भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, लेकिन एक शॉर्टर मेथड भी इस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं। वो हम कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था कि जो भी रैशनल एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है ना, वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में फॉर्म कर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इसको न्यूमरेटर में लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो मैंने न्यूमरेटर में कर दिया, लेकिन अब इसमें हमें कुछ प्लस माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वो तो यही रहनी चाहिए टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर तो एक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 7t है और यहाँ तो 3t है, तो हमें 7t में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि 3t आ जाए, मीन्स माइनस 4t कर देना चाहिए, समझ आ गया। तो 7t माइनस 4t करेंगे 3t आ गया। ऐसे यहाँ कांस्टेंट टर्म है 2, लेकिन यहाँ क्या है 12, तो 12 में से 10 माइनस करने से 2 आता है, तो माइनस 10 कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो अपॉन क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, ठीक है। चलो अब देखो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को। देखो यहाँ न्यूमरेटर को हम ऐसा करते हैं, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, और ये माइनस 4t माइनस 10 में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ठीक है। अब इसको हम दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर देंगे, मतलब इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ठीक है। अब देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो दैट मीन्स हमारे पास जो y की वैल्यू है, जो y एक्सप्रेशन दिया था, ये हो जाएगा 1 माइनस 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ठीक है। अब देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तो 1 क्रिएट हो गया, कांस्टेंट आ गया, ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन की फॉर्म में आ गया। ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तो लेट इसको हम इक्वेशन 1 कर दो, लेट 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ठीक है। अच्छा इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, अब ये टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 जो है वो तो यही था ना, t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, ठीक है। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, वापस यही आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, ठीक है। लेट इट इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 3 प्लस b अपॉन t प्लस 4,
This implies that 4t plus 10 upon t plus 3 into t plus 4 is equal to, यहाँ एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड पे यहाँ, तो ये t plus 3 इंटू टी प्लस 4 आ जाएगा और न्यूमरेटर बन जाएगा a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3। ठीक है, अब देखो t प्लस 3 कैंसिल, t प्लस 4 कैंसिल। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास आ गया a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 4t प्लस 10। ठीक है, अब देखो, अब पहले a की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए हमें t को क्या सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, -3। ठीक है, अब तो आपको ये अच्छी तरह आ गया होगा ये मेथड। t को अगर -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, रफ में कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा a इंटू टी की जगह -3 आएगा तो -3 प्लस 4 1 हो गया, तो a इंटू 1 तो a रहेगा। ठीक है, और प्लस ये वाला पार्ट तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये a प्लस 0 मीन्स a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी t है तो t के प्लेस पर यहाँ भी -3 पुट कर दो, तो 4 इंटू -3 क्या बनेगा, -12 प्लस 10 इज -2, तो इट इज इक्वल टू -2। ठीक है, देखो हम ओरली भी कर सकते हैं जल्दी से, जरूरी नहीं है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखनी है, आप इसको ओरली कर सकते हो, क्योंकि इसको फेयर में दिखाने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, अब हमें करना है b की वैल्यू को फाइंड आउट। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, t को -4 करेंगे। ठीक है, तो देखो t को -4 करेंगे तो ये टर्म तो 0 ही होगी, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, हटा देते हैं। यहाँ पे -4 करो तो -4 प्लस 3 कितना हो गया, -1, और b इंटू -1 कितना हो गया, -b। ठीक है, तो यहाँ तो -b आ गया लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी t के प्लेस में -4 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 इंटू -4 -16, और -16 प्लस 10 -6, तो इट इज इक्वल टू -6। ठीक है, देखो इजी है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी गेट a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया 4t प्लस 10 अपॉन t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल, a अपॉन टी प्लस 3 प्लस b अपॉन टी प्लस 4। a कितना है, -2, तो -2 अपॉन टी प्लस 3, और b की वैल्यू 6 आई है तो +6 अपॉन टी प्लस 4। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो देखो y किसके इक्वल हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखो इक्वेशन 1 में से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1, और ये एक्सप्रेशन के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 अपॉन टी प्लस 3 प्लस 6 अपॉन टी प्लस 4। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +2 अपॉन टी प्लस 3, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, -6 अपॉन टी प्लस 4। ठीक है, तो ये फाइनली y का जो आंसर आ गया हमारा t की टर्म्स में। अब t के प्लेस पे x स्क्वायर रिप्लेस कर दो, क्योंकि t को तो हमने x स्क्वायर लिया था, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसका मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन था वो इसके इक्वल आ गया हमारा सारा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे, therefore हमारा जो इंटीग्रेशन आई होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx
प्लस इंटीग्रल ऑफ 2/x² प्लस 3, जिसमें से 2 हम बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट, और यहाँ आ जाएगा dx/x² प्लस 3, और ये हो जाएगा -6 इंटू इंटीग्रल dx/x² प्लस 4। ठीक है, अब देखो 1 dx का मतलब होता है dx, तो इंटीग्रल ऑफ dx तो x ही होता है, x प्लस 2। अब देखो ये जो इंटीग्रल है ये हमारा इस फॉर्म में है, dx/x² प्लस √3²। ठीक है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx/x² प्लस a², तो -6 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन ये हो गया x² प्लस 2²। ठीक है, तो अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा इंटीग्रल आ गया इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, dx/x² प्लस a² की फॉर्म में, जो कि हम मालूम है फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a के इक्वल। ठीक है, तो वो यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 1/a का मतलब यहाँ हो गया 1/√3 इंटू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/√3, और ये -6 इंटू 1/a, 1/a मतलब 1/2 इंटू tan इनवर्स x/a मीन्स x/2, और प्लस c कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो हमारा जो इंटीग्रल आई है दैट विल बी इक्वल टू x 2 इंटू 1/√3 मीन्स 2/√3 इंटू tan इनवर्स x/√3, और यहाँ देखो ये 2 3 6 कैंसिल, तो ये आ गया -3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये इस इंटीग्रल का आंसर है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेट 2x/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3। ठीक है, चलो करते हैं इसको। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3 dx। देखो इस इंटीग्रल में अगर हम x² को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2x dx dt की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि x² का डेरिवेटिव हमें पता है 2x होता है। ठीक है, तो लेट x² इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब हो गया कि dt जो है इट इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू 2x dx के प्लेस पे आ गया dt अपॉन यहाँ आ जाएगा t प्लस 1 इंटू t प्लस 3। ठीक है, तो अब देखो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेट 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3। ठीक है, विच इंप्लाइज that 1 upon t plus 1 into t plus 3 is equal to, यहाँ पर LCM ले लो, t plus 1 into t plus 3, तो यहाँ आ जाएगा a into t plus 3 प्लस b into t plus 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, तो that means a into t plus 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। अब देखो अब हम क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू निकालेंगे, तो t की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा हमारा, t की जगह -1 करेंगे तो 0 हो गया, और ये बन जाएगा -1 प्लस 3 मीन्स प्लस 2, तो ये 2a आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे 2a। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे तो एक कांस्टेंट है 1, तो 2a इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट मीन्स a की वैल्यू तो आ गई 1/2। ठीक है, a की वैल्यू 1/2 आ गई।
और अब b निकालना है तो t के प्लेस में -3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, और ये हो जाएगा यहाँ पे t की जगह -3 करोगे तो -3 + 1 कितना होता है -2, -2 इंटू बी इज -2b, तो मतलब -2b इज इक्वल टू 1 आ गया, विच मीन्स b की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो वी गेट a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू -1/2। अब ये वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा 1/t+1 इंटू t+3 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर a के प्लेस पे 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/2 जो कि कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल के, और अंदर आ जाएगा dt/t+1। इसी तरीके से प्लस b की जगह -1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, और इंटीग्रल ऑफ dt/t+3 आ गया। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2, और इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod t+1, और ये प्लस माइनस माइनस तो -1/2, और इसका इंटीग्रेशन आ गया log mod t+3। ठीक है, और प्लस c भी करेंगे, तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल i है इट इज इक्वल टू 1/2। देखो ये जो 1/2 कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म में से, 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा log mod t+1 माइनस log ऑफ mod t+3 प्लस c। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में log p माइनस log q की फॉर्म में आ गया एक्सप्रेशन, तो विच इज इक्वल टू log p अपॉन q, तो इसका मतलब 1/2 log ऑफ mod t+1 अपॉन t+3 plus c. This implies that integral I is equal to 1/2 log of mod, देखो t के प्लेस पे x² सब्स्टिट्यूट कर दो क्योंकि हमने x² को t लिया था, तो ये आ जाएगा x² + 1 अपॉन x² + 3 प्लस c। ठीक है, अच्छा देखो ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा x² + 1 और x² + 3, ये दोनों एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो इस केस में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी तो उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। ये हमारा इस इंटीग्रल का आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। तो बाकी केस के देखो कुछ क्वेश्चन और रह गए, 3-4 क्वेश्चन और रह गए इसी एक्सरसाइज के, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लें इसको। ठीक है, चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।